नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बंगाल में मोदी शाह को बड़ा झटका, टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय। मोदी नड्डा से मिले योगी, युद्ध विराम की शर्तों को लेकर चर्चाएं तेज। बीजेपी के सहयोगी राजभर ने कहा, बीजेपी डूबती नैया, उसमें नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका ठुकराई और जरूरी नसीहत भी दी। लक्षद्वीप के प्रशासक पटेल को जैव हथियार कहा तो ठोका राजद्रोह का केस। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। बीजेपी नेतृत्व को आज एक बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के एक बड़े नेता मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुकुल की टीएमसी में वापसी के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की है उन्हें हम पार्टी में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय ने पार्टी से गद्दारी नहीं की है। क्या और लोग बीजेपी से टीएमसी में आने वाले हैं? इस पर ममता ने कहा, हाँ, और लोग आएंगे। ममता ने कहा कि मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है। मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं है। इस दौरान मुकुल रॉय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उसमें कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। कहा जाता है कि मुकुल रॉय को बंगाल बीजेपी में दरकिनार किया जा रहा था। वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन उनकी जगह दिलीप घोष को बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया था। विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया तो राय की नाराजगी बढ़ गई थी। मुकुल रॉय 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्हें बीजेपी को खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जाना न केवल बीजेपी बल्कि मोदी शाह के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे उन्हें रोक पाने में नाकाम रहे और अब पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगने वाली है। तो मोदी शाह के लिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मुकुल रॉय को उन्होंने खुद फोन किया था। जब अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी को देखने गए थे, मिलकर लौटे थे, तो एकदम से बीजेपी में हड़कंप मच गया था कि कहीं अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय को पार्टी में न ले जाएं। और इस डर से, इस आशंका से पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता भी उनकी मिजाज पुरशी के लिए जाने लगे और प्रधानमंत्री ने खुद मुकुल रॉय को फ़ोन किया। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री के स्तर पर उनको रोकने की कोशिश की गई, जाहिर है कि और भी पार्टी नेताओं को लगाया गया होगा कि मुकुल रॉय को किसी भी तरह से रोको, लेकिन मुकुल रॉय नहीं रुके और अपने बेटे के साथ अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। और ये एक सिलसिला शुरू हो गया है मुकुल रॉय के साथ कि अब बहुत सारे बीजेपी के नेता, विधायक और यहाँ तक कि सांसद भी पार्टी छोड़ के टीएमसी में जा सकते हैं। तो ऐसे समय में जब बीजेपी जतिन प्रसाद को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने का जश्न मना रही है और उसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़ना के लिए मैदान में उतरना है, तब पश्चिम बंगाल में ये करारा झटका उसके लिए एक बड़ा ही कहना चाहिए अप्रिय संदेश लेकर आया है। क्योंकि इससे एक मैसेज जो निकल रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह भी जिन लोगों को तोड़ कर ला रहे हैं वो पार्टी से जुड़ नहीं रहे हैं, और जब उन्हें अप्रिय स्थिति मिलती है, पार्टी के अंदर ठीक ढंग से तवज्जो नहीं मिलती है, तो वो छोड़कर वापस भी जा सकते हैं। और ये बंगाल में पहली बार पूरे देश में हो रहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेता वापस अपनी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है राष्ट्रीय राजनीति में, और ये आगे चलकर और भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये आमतौर पर देखा गया कि जो दूसरी पार्टियों से निकलकर नेता बीजेपी में जाते हैं उनका उस तरह से सम्मान नहीं होता है। आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को साल भर से सवा साल हो गया है पार्टी छोड़कर उसमें शामिल हुए, लेकिन अभी तक वो मंत्री पद नहीं मिल पाया है उनको, वो एक सांसद ही बने रह गए हैं। तो ये उनका एक तरह से अपमान माना जा सकता है।
रीता बहुगुणा की जो स्थिति है वो भी हम देख रहे हैं, बस किसी तरह से वो चल रही हैं। अब जतिन प्रसाद का क्या होगा ये भी देखने की बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का प्लान था कि 5 साल जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें अपनी ताकत को बढ़ाकर वो ज़्यादा सीटें लेगी, उसको ममता बनर्जी उलट रही हैं। फिर उसके बाद वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें ममता बनर्जी को बाहर करके वो सत्ता पर काबिज होगी, उसकी संभावनाएं भी अब घट रही हैं, टूट रही हैं। तो ये बीजेपी को ज़बरदस्त झटका है। और अब अगली खबर लेने के पहले आपसे 2 छोटे छोटे निवेदन कर दूं। पहला निवेदन तो ये है कि हमें आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। सत्य हिंदी आप जानते ही हैं कि कारपोरेट फंडिंग से नहीं चलता है, हम किसी सरकार से भी पैसा मदद नहीं लेते हैं, इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। हमारी जो सदस्यता योजना है उसका हिस्सा बनिए और उसके लिए इस वीडियो के साथ लिंक दिया गया है, उसमें आप जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारा मोबाइल ऐप अब उपलब्ध है, हम चाहते हैं कि आप उसको डाउनलोड करें ताकि आप आसानी से सत्य हिंदी के कार्यक्रमों को देख सकें, उसके जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ सकें। अगली खबर लेते हैं। तमाम अटकलों के बीच दिल्ली तलब किए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली। इसके बाद योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, ये भी 1.5 घंटे तक चली। इन मुलाकातों के बाद दिल्ली से लखनऊ तक सियासी माहौल बेहद गर्म है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए उनका हृदय से आभार। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल के बीच योगी गुरुवार को अचानक दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब चर्चाएं गर्म हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने पर उतारू मोदी एवं योगी के बीच किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ है। क्या योगी मोदी के प्रतिनिधि अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में जगह देंगे और देंगे भी तो उन्हें क्या विभाग दिया जाएगा। तो पूरा संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी कि किस तरह से योगी की मुश्कें कसी जाएं, योगी को थोड़ा सा उनके पर कतरे जाएं, क्योंकि आगामी चुनाव में उनकी छवि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। वो एक हिंदुत्व के आइकन के रूप में भले ही खड़े हो गए हों, लेकिन बहुत ही कमज़ोर प्रशासक साबित हुए हैं, नाकाम प्रशासक साबित हुए हैं और इस वजह से उत्तर प्रदेश का जो भावी चुनाव है बीजेपी को लग रहा है कि वो खतरे में है, वो नहीं निकाल पाएगा उनके नेतृत्व में। तो बहुत सारी चीज़ें संघ परिवार करना चाहता था, जिसमें अरविंद शर्मा को एक बड़ा पोर्टफोलियो देकर एक कमान उनको भी सौंपी जानी थी ताकि प्रदेश सरकार की छवि बदली जा सके, और भी संगठन में बदलाव करने की बात थी। तो बहुत तरह से लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़े हुए थे, वो प्रधानमंत्री मोदी के किसी दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए माना जा रहा था कि मोदी और योगी के बीच ठनी हुई है। और यहाँ तक भी चर्चाएं चल रही थी कि मोदी दरअसल योगी को हटा देना चाहते हैं, लेकिन संघ परिवार का उनको आशीर्वाद प्राप्त था और इसलिए मोदी अपने इस मुहिम में नाकाम रहे। अब एक तरह का युद्ध विराम ऐसा लगता है कि हो गया है। योगी के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और शायद योगी थोड़े बहुत समझौते करेंगे अरविंद शर्मा को कोई मंत्री बनाकर, लेकिन ये जो लड़ाई है ये कब खुल कर सड़क पर आ जाएगी या इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, ये अभी देखने की बात है। क्योंकि योगी एक सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में नहीं दिखे हैं और ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है चुनाव में जाने के लिए। और ये भी देखना है कि मोदी अपनी इस जो योगी ने हेठी दिखाई है उसको वो कैसे पचा पाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष
ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को कहा है कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, लेकिन वे इस पर सवार नहीं होंगे। राजभर ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनने वाले ओम प्रकाश राजभर आए दिन सरकार से भिड़ते रहे और बाद में वो सरकार से बाहर भी निकल गए। राजभर ने कहा है कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने बीजेपी से समझौता किया था, सरकार बनने के 4.5 साल के बाद भी एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने यूपी में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लूटा है और अब वो किस मुंह से पिछड़ों के वोट मांगने जाएगी। राजभर ने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी को पिछड़ों की याद आती है और जब मुख्यमंत्री बनना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं की अपना दल और निषाद समाज के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। अपना दल के उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व से नाराज होने की रिपोर्ट आती रही हैं और 2019 के चुनाव से पहले तो इसने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को छोड़ने की धमकी भी दे दी थी। लेकिन अब लगता है कि फिर से बीजेपी और अपना दल के बीच में कोई बातचीत चल रही है। गुरुवार को देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की थी। इसके अलावा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी पूर्व नौकरशाह ए.के. शर्मा की निषाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद और संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद से मुलाकात होने की खबरें भी हैं। तो बीजेपी परेशान है क्योंकि उसे लग रहा है कि जिस सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक गणित के जरिए उसने 2017 में चुनाव जीता था, अगर उसे जीतना है तो उसे वापस रिवाइव करना पड़ेगा, उसको फिर से कायम करना पड़ेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो एक बड़े फैक्टर थे पिछड़ों के वोट को लाने वाले, वो बुरी तरह से नाराज है। नाराज तो तमाम जो पिछड़े और दलों के नेता हैं और पार्टियां हैं नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके वोट पर सरकार तो बना ली, लेकिन इन 4.5 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो कुछ भी नहीं किया है उससे ये तमाम दल नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर तो कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अपना जोड़ तोड़ कर चुके हैं और उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बीजेपी के लिए एक झटका है। किसी तरह से अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद को जोड़ने की कोशिश हो रही ताकि इन दोनों पार्टियों के जो वोट हैं वो न बिखरें। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि ये दो पार्टियों का अपने वोट बैंक पर उतना असर रह भी गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ काम किया नहीं, बीजेपी सरकार ने काम किया नहीं और पिछड़ों में ज़बरदस्त नाराज़गी है और वो वापस समाजवादी पार्टी की तरफ लौट रहे हैं। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग का मामला है, देखें कितना सिरे चढ़ता है। इन पार्टियों को जोड़ भी लिया तब भी में वो पिछड़ा वोट आता भी है या नहीं आता है, क्योंकि पार्टी ने केशव मौर्य के साथ नाइंसाफ़ी की, इन तमाम दलों के साथ नाइंसाफ़ी की और उन मुद्दों पर भी जिन पर सहमत हुई थी, वादा किया गया था, उनको भी पूरा नहीं किया गया। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा, आप महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा हैं, आपने 30 साल राज्य की सेवा की है और अब आपको अपने राज्य के कामकाज पर ही भरोसा नहीं है। ये एक चौंकाने वाला आरोप है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, एक कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। परमबीर सिंह का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने शीशे के घर वाले बयान का विरोध किया और कहा कि ये पीठ की पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दे दी है। लेकिन इस जो सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज की है, इसके कई महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया बदला है, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा स्वतंत्र होकर काम करने लगा है। अगर ऐसी ही कोई याचिका बोबडे के काल में आई होती
या रंजन गोगोई के कार्यकाल में आई होती तो आप मान लीजिए कि ये फैसला उल्टा होता, क्योंकि उनका रवैया सरकार परस्त था। तो परमवीर सिंह इस समय सरकार के हाथों में खेल रहे हैं, सीबीआई के हाथों में खेल रहे हैं और राज्य सरकार को अस्थिर करने, शिवसेना को अस्थिर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनको इस अभियान पे लगाया गया और इसीलिए वो इतना आक्रामकता दिखा रहे हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी बात, उन्हें यह भी बता दिया है कि आप अगर शीशे के महल में रह के दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो आपके ऊपर भी पत्थर फेंके जाएंगे और आप शीशे के महल में रह रहे हैं तो आपका अंजाम क्या होगा ये आपको सोच लेना चाहिए। तो बहुत ही कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनकी हैसियत बता दी है और उन्हें समझा भी दिया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की अंतिम खबर लेंगे। फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को जैव हथियार बोलना काफी भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ लक्षद्वीप पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। ये मामला भाजपा की लक्षद्वीप इकाई के प्रमुख सी अब्दुल खादर हाजी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। दरअसल सुल्ताना ने मलयालम चैनल मीडिया वन टीवी पर एक बहस के दौरान कहा था कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को केंद्र लक्षद्वीप के खिलाफ एक जैव हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद फिल्म निर्माता ने अपने फेसबुक पेज पर कहा है कि मैंने टीवी चैनल डिबेट में बायो वेपन जैव हथियार शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने महसूस किया है कि पटेल और उनकी नीतियों ने एक जैव हथियार के रूप में काम किया है। पटेल और उनके साथ के लोगों के कारण ही लक्षद्वीप में कोरोना फैला है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रफुल्ल पटेल की जैव हथियार से तुलना की सरकार या देश की नहीं की है। आपको ये समझना चाहिए, मुझे उनको और क्या बुलाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मामला दर्ज करवाने वाले खादर हाजी ने कहा कि उन्होंने सुल्ताना के खिलाफ इसलिए शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि प्रफुल्ल पटेल केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर यहाँ केंद्र के प्रतिनिधि के समान हैं, इसलिए उन्हें जैव हथियार कहने का मतलब है केंद्र के बारे में ये कहना। तो ये फालतू की बात है। सेडिशन का चार्ज बिल्कुल भी नहीं बनता है। अभी विनोद दुआ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। सेडिशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पष्ट कर चुका है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या संगठन किसी हिंसक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होता है तब तक वो सेडिशन का चार्ज नहीं बनता है। तो इन्होंने केवल बायो वेपन कहा है, उस पर विवाद हो सकता है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल जिस तरह की भूमिका लक्षद्वीप में अदा कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन पर जो भी टिप्पणियां की जा रही हैं कम ही है, क्योंकि वो लक्षद्वीप का माहौल बिगाड़ रहे हैं और मनमाने ढंग से वहां हिंदुत्व थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लक्षद्वीप की अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास अतीत है और अपने ढंग से वहां राजनीति चल रही थी, लेकिन वहां इनको भेजा गया क्योंकि ये गुजरात के हैं और ये दरअसल ये इस लायक भी नहीं है कि उनको वहाँ बनाया जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ये काम बहुत कर रहे हैं दूसरे राज्यों में और उन्होंने उनको वहाँ पर स्थापित किया है प्रशासक के तौर पर और वो वहाँ पर तमाम तरह की गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है और आयशा सुल्ताना का गुस्सा भी इसी तरह से फूट पड़ा है। इसलिए बायो वेपन अगर ना कहते तो वायरस कहकर वो काम चला सकती थी। ये जो भी लैंग्वेज है इसमें कहीं से कोई राजद्रोह की बात नहीं बनती है। हाँ, ये चुभने वाली बात जरूर है। जो हिंदुत्ववादी हैं, जो लक्षद्वीप को बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से, उसकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए खादर हाजी को मोहरा बनाया गया है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके ज़रिए ये मामला दर्ज कराया गया। तो ये मामला तो टिकेगा नहीं, लेकिन हाँ, एक भय और आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिशें जो सरकार की तरफ से लगातार हो रही हैं वो इससे हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूं कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।